भैया बहन, आज हम लोग फ्रांस में नेपोलियन की देन एवं यूरोप में उसकी देन और पूरे विश्व को उसकी देन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। चूँकि बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है नेपोलियन के सुधारों को लिखें, तो हम लोग पहले देखेंगे कि उसने फ्रांस में क्या क्या सुधार किया और वही सुधार उस जगह भी किया जहां उन्होंने अपने क्षेत्र को कब्जे में लिया था। और कुछ सुधार ऐसे हैं उसके जो कि आज भी विश्व में उसको लोग अपना रहे हैं। हमें मुख्य रूप से देखना है उसके सुधारों को। तो 1804 में जैसा कि आपको मालूम है कि वह फ्रांस का सम्राट बन गया और निश्चित तौर पर उसने फ्रांस में प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, एक तरह से राजतंत्र को स्थापित कर दिया। लेकिन नेपोलियन विश्व विजेता बनना चाहता था। वह फ्रांस के आगे जैसे बढ़ा यूरोप के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, तो जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया उन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, वहाँ अपने लोगों को बैठा दिया और वहाँ भी उसने वही सुधार किया जो पहले फ्रांस में किया था। तो फ्रांस में मुख्य रूप से उसने 1804 में एक नेपोलियन संहिता बनाई। ऐसे उसे नागरिक संहिता का नाम दिया जाता है और बाद में वही कहलाया नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता। इसके द्वारा वहाँ जो लोगों को दिया गया था, आपको जैसा मालूम है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, ये सबको विशेषाधिकार दिया गया था। इन विशेषाधिकारों को इसने समाप्त कर दिया। दूसरे, भूदासत्व प्रथा, सामंती प्रथा को भी इसने समाप्त किया। दास को मुक्त किया, यानी कृषि दास, भूदासत्व भी इसको कहते हैं, इसको भी इसने समाप्त किया। पूरे यूरोप में क्या था कि नाप तौल की व्यवस्था अलग अलग थी। उदाहरण के तौर पर यदि हम जर्मनी का लें तो जर्मनी में एक शहर से दूसरे शहर जाने में भाषाएं बदल जाती थी, नियम बदल जाता था, नाप तौल की पद्धतियां बदल जाती थी। व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उदाहरण के तौर पर यदि लें तो कहीं एक 85 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो कहीं 95 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसे हर नाकों पर जहाँ से व्यापारी गुजरते थे वहाँ उसको हिसाब के अनुसार टैक्स देना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। उसने ये एक तरह का सब जगह नाप तौल, जिसको आज हम अपनाते हैं दशमलव पद्धति, आधुनिक युग में कहा जाता है कि यह नेपोलियन की देन है और यह देन पूरे विश्व को माना जाता है, क्योंकि आज भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हर जगह नाप तौल, मानक भार उसने एक समान कर दिया और व्यापारिक जो बाधाएं थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। उसके बाद उसने जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि देशों में, ये विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, तो प्रशासन करने में असुविधा होती है। तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस विभाजन को सरल किया। एक उदाहरण कि जर्मनी 300 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको उन्होंने 39 टुकड़ों में बांटा। साथ ही साथ यातायात साधन को भी इसने दुरुस्त किया। ये सारे उसके कुछ सुधार हैं। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड, आज भी बहुत सारे न्यायालयों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारे इसके सुधार हुए। और आपको यह मालूम है कि नेपोलियन ने फ्रांस के विचारों को दूसरे जगह भी फैलाया जहां पर इन्होंने कब्जा किया, विशेषकर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का विचार, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी यही था। लेकिन इसके 3 काम से लोग बहुत भयभीत हो गए। पहले तो नेपोलियन की सेनाओं को अन्य यूरोपीय देशों ने रास्ता दिया
इसलिए रास्ता दिया कि ये जहाँ जाता था कहता था कि भाई हम आपको आज़ादी दिलाने आए। क्या किससे आज़ादी? निरंकुश राजतंत्र से आज़ादी दिलाने आए। तो सबने स्वागत किया। लेकिन नेपोलियन जहाँ जाता था वहाँ इसने 3 काम जो किया कि उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से सैनिकों का भर्ती जबरन शुरू कर दिया, वहाँ सेंसरशिप लगा दिया और वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि ये विश्व विजेता बनना चाहता। इसको धन की भी आवश्यकता थी और सेना की भी आवश्यकता थी, इसलिए ये काम इसने किया। तो विश्व के जिन देशों ने पहले इसका स्वागत किया, वहाँ के लोगों ने उनके द्वारा जो लगाए गए 3 नियम थे, इससे बहुत ज़्यादा हानि देखी और लगा उनको कि जो स्वतंत्रता ये दे रहा है उससे ज़्यादा घातक इनके ये काम, इसलिए लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। तो बाद में आपको मालूम है कि 1815 में वाटरलू के मैदान में ये हार गया और बाद में इसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। आज भैया बहनों बस यहीं तक। आप लोग नेपोलियन के सुधारों के बारे में विस्तृत से अपने आप पढ़ेंगे और अन्यत्र भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, करने की चेष्टा करें। धन्यवाद।